हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये आपका 21 फरवरी 2016 के पेपर फर्स्ट साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना हो सके उतना सेट बनाइए, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बस हम लोगों को इतना ख्याल रखना है कि पेपर फर्स्ट में 1 से 5 क्लास तक के बच्चों के बारे में सोचना है, और पेपर 2 में 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के बारे में सोचना है। साइकोलॉजी दोनों का सेम ही है। तो 21 फरवरी 2016 का ये प्रश्न है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ए में समस्या, संसाधन, बाधा और परेशानी। देखिए किसके रूप में देखा जाना चाहिए इसको। थोड़ा सा मैं समय देती हूँ और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैं जानती हूँ कि आप लोग चीटिंग नहीं करोगे, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन, बी। भारत में जो अधिकांश कक्षा है वो बहुभाषी होती है और शिक्षा को इसको संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ए में शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। सी में कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। और डी में बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। हमारा साइकोलॉजी कहता है कि बच्चे को अवसर देना चाहिए। अवसर, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको अवसर देना चाहिए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। उसके बाद में नेक्स्ट है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन किसका है, किसके विचार में? तो पाउलो, यूंग, पियाजे और स्किनर। ये कोटेशन है, कोटेशन तो आपको याद करना है। बी इज ए राइट आंसर। इसका आंसर होगा यूंग। यूंग एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक थे और उनके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसको आप याद कर जाना है, कोटेशन तो आपको याद करना ही होगा। नेक्स्ट 4 नंबर में है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। सेकेंड है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी नंबर में है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। और डी नंबर में है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बी इज ए राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारियां को महत्व देना। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले आप लोग छांटिए। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। क्या बच्चा शिक्षक को अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहेगा? ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद में सी नंबर में है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। क्या क्लास में बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए? तो इसे भी पहले हम लोग छाट देंगे। और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ ये नहीं होता है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। उसका अर्थ होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट 5 नंबर, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। बी नंबर, उस पर भाषण देकर। सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। और डी, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो अगर बच्चे को कोई भी जटिल परिस्थिति है, कोई भी अगर जटिल
परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार? तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, जो भी बच्चा का कठिन कार्य है, जटिल कार्य है, उसको टीचर क्या करेगा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देगा और उस पर निर्देश लिख देगा, ताकि बच्चे को कोई भी कार्य करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ए में एक प्रभावी आकलन युक्ति है। बी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। सी नंबर में अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। और डी नंबर में अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो अगर टीचर विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करता है कि जिस प्रकार टीचर ज्ञान दिया है उसी प्रकार बच्चे उसे ग्रहण किया है, तो ये क्या है, एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है और अपने ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता। तो ये जरूरी नहीं है कि टीचर जो बच्चे को जिस रूप में ज्ञान दे रहा है बच्चा उसी रूप में उसको ग्रहण कर रहा है। बच्चा सीख तो जाता है लेकिन वो अपने अनुभव के आधार पर उसकी व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे सी नंबर देखिए कह रहा है कि अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो हमारे मन में वैसा रिकॉर्ड होता है। ये ऑप्शन छट गया। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ये भी गलत हो गया। और एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तो ऐसे भी आप लोग ऑप्शन छाट सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र स्थिर रहता है। बी नंबर में अवनत होता है, सी में समान रहता है और डी नंबर में बेहतर रहता है। तो अगर विद्यार्थी को समूह में कोई भी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उसके सीखने का वक्र बेहतर होता है। अब बच्चा समूह में ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ए में अव्यवस्थित, बी में अप्रत्याशित, सी में क्रमबद्ध और व्यवस्थित और डी में एड़ी से चोटी। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है और विकास जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलती रहती है। और विकास में होता है कि विकास जो है जीवन पर्यंत अविराम गति से चलने वाली है, क्योंकि यह हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट है 9 नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। ए नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी, विकास एकल आयामी है। सी, विकास पृथक होता है और डी, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो यहाँ देखिएगा, विकास के लिए इनमें से कौन सा एक उचित है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। 9 का ए इज ए राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए, विकास एकल आयामी है। विकास एक तरफ से नहीं होता है। अगर हमारे हाथ का विकास हो रहा है तो हमारे हाथ के साथ साथ हमारे शरीर का भी विकास होता है। तो ये एकल आयामी पहले ही छट गया। और सी नंबर में विकास पृथक होता है, ये ऑप्शन भी छट गया। और डी नंबर है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता है, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है समाप्त होता है। तो ये तीनों ऑप्शन पहले ही छट गए। और ए जो है, विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 नंबर, व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है। ए, जन्मजात विशेषताओं के कारण। बी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। और डी, वातावरण के प्रभाव के कारण।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे ए नंबर कर रहा है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण, और सी कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समूच प्राप्त होने के कारण। ये भी गलत है, इसके कारण भी व्यक्ति में भिन्नता नहीं पाया जाता और वातावरण के प्रभाव के कारण भी नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। 11 नंबर है, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। ए में रोमांचकारी, बी में मुख्य, सी में गौण और डी में कम महत्वपूर्ण। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान करने वाला जोड़ा है। यहाँ पे सही मिलान करने वाला जोड़ा देखिए, ए नंबर कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा क्या करता है, अनुकरण प्रारंभ करता है और कल्पना परक खेल करता है। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, जीन पियाजे ने जो 4 चरण दिए हैं, जो 4 अवस्थाएं दी है, उसमें से जो 4th स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त भी कहा जाता है और इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका उम्र है 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि 11 से 18 वर्ष। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो 11 से 18 साल का बच्चा है, क्या वो अनुकरण करता है, क्या वो कल्पना परक खेल करता है? ये तो ऑप्शन पहले ही छट गया। वैसे भी मैं जीन पियाजे से संबंधित एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ और जिसमें इन चारों अवस्थाओं के बारे में मैं उसमें डिस्कस की हूँ। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 साल का जो बच्चा होगा, क्या वो तर्क वितर्क करेगा, क्या वो अनुमान लगाने में सक्षम होगा? नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। सी नंबर, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है जीन पियाजे का 2nd स्टेज है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा, क्या वो निगमनात्मक विचार करेगा? निगमनात्मक विचार का मतलब होता है कि पहले उसमें नियम बता दिया जाता है और बाद में उसे उदाहरण द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। तो आप देखिए कि जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा, क्या वो नियम जानेगा? किसी भी चीज का नियम नहीं जानेगा। तो ये ऑप्शन भी पहले ही छट गया। अब बचा डी नंबर, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा क्या कर सकता है? संसाधन एवं वर्गीकरण करने में योग्य। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है ये जीन पियाजे का 3rd स्टेप है, जिसे मूर्त, अनौपचारिक या ठोस अवस्था भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 साल का ये बच्चा है मूर्त अवस्था। तो 7 साल से 11 साल का जो बच्चा है संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य होता है, वर्गीकरण कर सकता है 7 से 11 साल का बच्चा। तो डी इज ए राइट आंसर इसका। नेक्स्ट 13 नंबर, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ए नंबर में है अहम केंद्रित चिंतन, बी नंबर में है कार्य कारण, सी नंबर में है विषयीय चिंतन और डी नंबर में है प्रतीकात्मक विचार। तो यहाँ देखिएगा कि जो बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो कार्य कारण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्य कारण। उसके अंदर अहम केंद्रित चिंतन नहीं है, वो थिंकिंग नहीं कर रही है, विषयीय चिंतन भी वो नहीं करेगी और प्रतीकात्मक विचार भी उसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर में पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि काइंड एंड अमाउंट हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ पे काइंड हो जाएगा और अमाउंट के बजाय। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और बजाय
मात्रा के। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो आधारभूत सहायता का मतलब होता है एस्केप फोल्डिंग। तो एस्केप फोल्डिंग के बारे में कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें लिखी रहती है। यहाँ पे कहीं कहीं आपको दे देगा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। तो आप इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश शब्द इसका याद रखिएगा, एस्केप फोल्डिंग। तो आप एस्केप फोल्डिंग से इसको पहचान लेंगे। तो इसके ऑप्शन में देखिए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। बी नंबर, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। सी नंबर, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। और डी नंबर, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो एस्केप फोल्डिंग है उससे सहायता देना है, थोड़ा सा सहायता देना है, उससे हल्का सहारा देना है। तो क्या करना है? अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पे प्रश्न पूछना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए में परिपक्व होने से, बी में अनुकरण से, सी में वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, और डी में जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे कोहलबर्ग को कोलबर्ग लिख दिया है। तो कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या? तो शारीरिक विकास के चरण, बी में संवेगात्मक विकास के चरण, सी में नैतिक विकास के चरण और डी में संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? तो ये जीन पियाजे ने दिया है। इसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ए में एक बच्चा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। बी नंबर में है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी नंबर, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए उपहार, दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। और डी नंबर में हो जाएगा एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो डी नंबर तो पहले ही सर जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को याद नहीं कराना है। और सी नंबर में है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो ये भी नहीं है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को। और जो बी नंबर है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो ये बी इज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ए नंबर है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार। बी नंबर में दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। सी में है एक विशिष्ट योग्यता और डी में है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो इसका बुद्धि जो है एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। तो बुद्धि वह मानसिक अवस्था है जो व्यक्तियों तथा तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित करने में सहायता करती है। तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट 20 नंबर, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। तो 20 में क्या हो जाएगा? अति संवेदनशील काल है। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है वो अति संवेदनशील है, यानी कि ए सेंसिटिव है। और 21 नंबर है एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। बी नंबर लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़ि व धारणा प्रकट करता है। सी नंबर लड़कियों और लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। और डी नंबर जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर।
क्योंकि ये जो है रूढ़िवाद धारणा को प्रकट कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि लड़की जो है घर में ही काम कर सकती है और लड़का जो है बाहर काम कर सकता है, इसलिए रूढ़िवाद धारणा को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है 22 नंबर आकलन, जिसको इंग्लिश में असेसमेंट कहा जाता है। तो ए, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बी नंबर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सी नंबर, सीखने में सुधार का एक तरीका है। और डी नंबर, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो आकलन क्या है? असेसमेंट से के द्वारा हम क्या करते हैं? ये जो आकलन हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे में सुधार हो सके। तो ये बच्चे में सुधार का एक तरीका है। आकलन के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि बच्चे जो है वो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ उसमें कितना नंबर आए, फिर सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में बच्चे का कितना नंबर आए। तो आकलन के द्वारा ये पता चलता है। इससे बच्चे क्या है, सीखने में सुधार कर लेते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए नंबर में, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और बी नंबर में है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी नंबर में, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। और डी नंबर में है, यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का उससे अधिकार होता है। तो यह एक फिलॉसफी है कि जब सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद में 24 नंबर, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वंचित वर्ग, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिसएडवांटेज कहते हैं, जो वंचित वर्ग की जो बैकग्राउंड होता है उस टाइप के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी नंबर में, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। सी नंबर में, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। और डी नंबर में, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाइए, ये तो करना ही नहीं है, उन पर ध्यान न दे, तो पहले ही आपको गलत लग रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और उन्हें बहुत सा लिखित कार्य, ये दोनों तो बच तो गया आपका ए नंबर, ये सही है। और एक बार इसको भी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि 3 अगर कटिंग कर दिए, 3 आपका गलत है तो आप ए पे ही सही मार, फिर इसको पढ़ के समझ के तब आप सही टिक कीजिएगा। तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो ये इसका सही आंसर है। 25 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता का मतलब हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे की पहचान क्या होती है? तो अपमानजनक व्यवहार। बी नंबर में, बी को डी, वाज को से, 21 को 12 लिखना। और सी नंबर में, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। डी नंबर में, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो मैं लर्निंग डिसेबिलिटी पे भी एक वीडियो बना चुकी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उसे अगर देखना चाहते हैं तो उसे देख लीजिएगा। तो अधिगम निर्योग्यता की जो पहचान होती है बी नंबर इसका सही होगा कि बी को डी, वाज को से और 21 को 12 लिखना। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। यानी कि डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसका संबंध जो है पठन विकार से होता है। और इसमें व्यक्ति क्या करता है, बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह बच्चा कई जगह पर कई अक्षरों बी को डी में वो विभेद नहीं कर पाता है, और वाज को से पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, ये सब में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। तो ये बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। तो ये अधिगम निर्योग्यता का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट 26 नंबर में, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है
ए नंबर में उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ये कैसी बातें कर रहा है, ये भी आप गलत हो जाएगा। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा अगर देख नहीं सकता है तो उसे अलग संस्थान में उसे डाला जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर में विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ये लग रहा है सही। फिर आगे देख लेते हैं, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बिना किसी विशेष प्रावधान, जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए तो विशेष प्रावधान की जरूरत होती है, तो यहाँ पे कह रहा है बिना किसी विशेष प्रावधान, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा सी नंबर। 26 का सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर, सीखना ए में संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। बी नंबर, सीखने वालों के संवेगों में स्वतंत्र है। सी नंबर, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। और डी नंबर, सीखने वालों संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी, यानी कि सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। जो सीखना होता है वो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना एक व्यापक और सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। 28 नंबर देखते हैं, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए नंबर में बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। यहाँ तो हतोत्साहित करके पहले ही गलत छाड़ दिया, तो ये पहले ही गलत हो गया। बी नंबर में व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी गलत है। और सी नंबर में स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये सही लग रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, तो ये भी सही है, बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। अब ये दोनों सही लग रहा है, लेकिन इसमें करेक्ट कौन है, तो करेक्ट यहाँ पे सी नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा, जहाँ पे चर्चा की ऑप्शन है वहाँ पे आंसर सही होता है। उसके बाद में 29 नंबर, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। तो प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से लेके 5 तक के बच्चों की चर्चा की जा रही है। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि 1 से 5 के बारे में हमें सोचना है। तो ए नंबर में शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। बी नंबर में है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। सी नंबर में शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना और डी नंबर में याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो सक्रियबद्धता का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। शिक्षक का अनुकरण नकल करना नहीं होगा, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना ये गलत है, और याद करना तो पहले ही गलत है, क्योंकि एनसीएफ हमें किसी भी चीज को याद करने के लिए मना करता है। 30 नंबर में है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए नंबर, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बी नंबर, अपनी रुचि से। सी नंबर, पुरस्कार के लिए। और डी नंबर, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बच्चे सर्वाधिक सृजनशील कब होंगे, जब उन्हें अपनी रुचि से किसी चीज में भाग लेने की होगी, तब बच्चे अधिक सृजनशील होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।